अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना करे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर चिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसी हॉरर स्टोरी या कोई किस्सा कहानी मौजूद है तो मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा या ईमेल में से कहीं भी शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूँगा, ख्वाह वो स्टोरी रियल हो या इमेजिनरी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसी मज़ीद हॉरर स्केरी स्टोरी सुनने को मिलती रहे। अब अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और किसी खामोश पुरसकून जगह पर बैठ जाएं ताकि स्टोरी को अच्छे से फील कर सकें। तो चलिए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम डेविड है और मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्च एनालिस्ट हूँ और इस काम के सिलसिले में मैंने अमेरिका के बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर ऐसी रिसर्च और एक्टिविटीज़ को नोट करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास तो होता है अपने इक्विपमेंट वगैरह से, लेकिन मैंने आज तक कभी उनको इतने करीब से फील नहीं किया कि जितना तब किया था जब मैं अमेरिका के एक जंगल जो कि शहरी आबादी से काफ़ी दूर था वहाँ पर गया हुआ था। मैं अकेला ही था। मैं अपने सारे इक्विपमेंट सेट करके एक जगह पर बैठा रीडिंग्स को नोट कर रहा था। मैंने अपना कैमरा भी सेट किया हुआ था। हालांकि मुझे आज तक कैमरा में कभी भी ऐसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ या कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं छोटी से छोटी बारीकी पर नज़र रखने के लिए कैमरा को भी सेट करके रखता था। मेरे पास 2 कैमरास थे जो अलग अलग एंगल से शूट किया करते थे और मैंने दोनों को ही जंगल में सेट कर रखा था। उनमें इंफ्रारेड लेंस भी मौजूद था जो कि रात के अंधेरे में भी देख सकता था। मेरे पास मेरे वेपन्स भी थे, मतलब कि मैंने अपनी बेल्ट के साथ एक छोटी पिस्टल भी लगाई हुई होती थी और उसके अलावा मेरे पास एक फुली ऑटोमेटिक राइफ़ल भी मौजूद होती थी, क्योंकि ऐसे जंगलों में जानवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुझे अपनी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता था। मैं अमेरिका के काफ़ी सारे जंगल्स में कई बार जा चुका था, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं क्यों अजीब और मुनफरिद सा लग रहा था। ये जंगल मेरे लिए न्यू था और शहर से काफ़ी बाहर था, मतलब कि जंगल शुरू होने के 50 किलोमीटर पहले से ही आबादी का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। अब मैं सब इक्विपमेंट सेट करके अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि मुझे अचानक दिखाई दिया कि मेरा कैमरा बार बार फ्लैश कर रहा है और फिर अचानक ही रुक गया। मैं जल्दी से अपने कैमरा की तरफ गया तो देखता क्या हूँ कि कैमरा बिल्कुल डेड हो चुका था, ना ही ऑन हो रहा था ना ही वो चल रहा था। मैंने उसकी 2 से 3 बार बैटरी निकाल कर दोबारा लगाई, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो कैमरा मेरा काफ़ी अच्छे ब्रांड का कैमरा था और इतना पुराना भी नहीं था, लेकिन वो अचानक इस तरह बंद हो गया था। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी। खैर मैंने अपना दूसरा कैमरा चेक किया कि उसमें शायद कुछ पता चले या उसकी वीडियो में नज़र आए कि उस कैमरा के साथ क्या हुआ है, लेकिन हैरानी की बात ये थी वो भी बिल्कुल बंद हो चुका था, ना ही ऑन हो रहा था और ना ही पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उन दोनों कैमरास की बैटरी भी फुली चार्ज थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ आई डोंट। खैर मैंने दोनों कैमरा को उनके स्टैंड से उतारा और कैमरा का सारा सामान पैकअप किया और अपने बाकी सारे इक्विपमेंट्स पे नज़र रखने लगा। बेशक मैं एक पैरानॉर्मल टीम से था, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल झूठ सी लगती थी कि ऐसी किसी चीज़ का वजूद हो सकता है। बेशक मेरी मशीन्स मुझे किसी की मौजूदगी की रीडिंग भी दिखाती थी, लेकिन मैं ये समझता था कि शायद वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से या किसी भी चीज़ की थर्मल रेडिएशंस की वजह से मशीन्स ऐसा करती हैं, जिसको सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी समझते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं किया था। हालांकि मेरा काम यही था और मेरा इंटरेस्ट भी इसी काम में था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं करता था। बस अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इन रिसर्चेस पर मैं जाया करता था ताकि लोगों को ये साबित कर सकूं कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और साइंस के होते हुए ऐसी चीज़ के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी। अपने इस पूरे 10 साल के करियर में
मैंने आज तक किसी चीज़ को अपने सामने नहीं देखा था। हालांकि मैं अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड जगहों पर जा चुका था कि जहाँ के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को 1 मिनट नहीं टिकने देती। लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरा इस चीज़ पर यकीन और बढ़ जाता था कि ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। अब वहाँ पर 2 से 3 घंटा वेट करने के बाद जब मुझे किसी इक्विपमेंट ने भी कोई रीडिंग शो ना की, तो मैंने यही सोचा कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। थोड़ी सी रेस्ट करूँगा, उसके बाद मार्केट जाकर कैमरास को दिखाऊंगा कि इनको आखिर क्या हुआ है। लेकिन अब मैं अपना सामान जैसे ही पैक कर रहा था तो मुझे दूर कहीं से किसी के चीखने की आवाज़ आई। लिटरली वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिली थी। वो आवाज़ किसी बच्चे की लग रही थी। मैंने अपने सारे सामान को वहीं छोड़ा, बस अपनी गन को उठाया और टॉर्च उठाकर उसी जानिब भागता हुआ जाने लगा। बस ज़ोर ज़ोर का यही बोल रहा था, कोई है, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है, मैं बस आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे साफ पता था कि कोई मुश्किल में है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा था वो चीखें और ज़्यादा बढ़ रही थी। अब मैं जब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा कि जहां से मुझे एक येलो कलर की काफ़ी तेज़ रोशनी दिखाई दे रही थी, तो एक दफ़ा को मैं वहां पर रुक गया। उस येलो रोशनी में मुझे काफ़ी बड़ा साया दिखाई दे रहा था और वो चीखें जो मुझे सुनाई दे रही थी अब वो एक हंसी में बदल चुकी थी। ज़ोर ज़ोर के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने समझा कि हो सकता है ये मुझे फंसाने की कोई चाल थी और कोई मुझे जानबूझकर इस जगह पर लाना चाहता था। हो सकता है ये जो कोई भी है उसका मुझे लूटने या मुझे मारने का इरादा हो या किडनैप करने का। इसीलिए मैं फ़ौरन से वहाँ रुक गया और वहाँ पर जो एक दरख्त मौजूद था उसके ऊपर चढ़ने लगा। वो दरख्त काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। जैसे ही मैं दरख्त के एंड पर पहुंचा तो मैंने आग की रोशनी में देखा कि एक ऐसी क्रिएचर मेरे सामने मौजूद थी कि मेरी आंखें उसको देख रही थी, लेकिन मेरा दिल उस पर यकीन नहीं करना चाह रहा था। मेरे 10 साल की रिसर्च और मेरी ये बात कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक तरफ झूठी साबित हो रही थी और दूसरी तरफ मेरी आंखें कुछ ऐसा देख रही थी कि जिस पर मैं यकीन नहीं करना चाहता था। मेरे सामने एक ऐसी मिथिकल क्रिएचर मौजूद थी जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत स्टोरी सुनी थी, बहुत किस्से सुने थे, लेकिन उसको एक मजाक से ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझता था। और ये क्रिएचर थी वेंडिगो। जी हाँ, वेंडिगो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मौजूद था। लेकिन हैरत की बात है कि उसने मुझे देखा नहीं था। और एक और बात की हैरत कि मुझे वो रोने और चीखने की आवाज़ें किसकी सुनाई दे रही थी और अचानक वो हंसी में बदल गई। जब मैंने देखा तो वो वेंडिगो जिस आग के पास खड़ा हुआ था, नीचे ही आग जल रही थी और वहाँ पर एक बिना सर का आदमी उस आग के इर्द गिर्द घूमता हुआ हंस रहा था, रो रहा था और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था। और वो वेंडिगो इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं आपको अल्फाज में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ये कह देना कि वो चीज़ इतनी बड़ी थी या इतने फुट बड़ी या इतनी चौड़ी, इसमें उस चीज़ की हैवानियत और वो कितना ख़तरनाक है ये जाहिर नहीं हो सकता। मैं दरख्त पर बैठा उसको देखता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में खौफ नहीं आ रहा था। बेशक मैंने ऐसी चीज़ पहली दफ़ा देखी थी कि अगर कोई आम इंसान देखता तो वहीं पर मर जाता, लेकिन मुझे उससे कोई खौफ नहीं आ रहा था। हो सकता है इस वजह से मुझे उससे कोई खौफ नहीं आ रहा था क्योंकि उस चीज़ ने अभी तक मुझे नहीं देखा था और मैं उससे काफ़ी फासले पर था। लेकिन मैं ऐसे ही यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। अब जबकि मुझे ये पता चल चुका था कि ऐसी चीज़ें वाकई में इस दुनिया में होती हैं, तो मैं लोगों को भी अब ये प्रूव करना चाहता था। बेशक ये मेरी ही रिसर्च के ख़िलाफ़ था, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी था जो सच पसंद था और मुझे सच सामने लाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे पास गन भी थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस वेंडिगो पर हमला करके इसको मार दिया जाए और फिर इसकी बॉडी को मैं मीडिया के सामने पेश करूँगा। बेशक ये चीज़ बहुत एनॉर्मस है और बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारी बुलेट्स हैं और एक ऑटोमेटिक राइफ़ल है। मैं अगर इस पर लगातार गोलियां चलाता रहूं तो आखिरकार ये मर ही जाएगा। मैंने जल्दी से अपनी गन को लोड किया और दरख्त से नीचे उतरकर
उस चीज़ के करीब जाने लगा। अब दिल में थोड़ा सा खौफ आने लगा था जैसे जैसे मैं उस चीज़ के करीब जा रहा था। जब मैं उसके इतने करीब पहुंच गया था कि वो चीज़ मेरे से बस इतने फासले पर थी कि अगर वो अपने 2 कदम मेरी तरफ बढ़ाए तो मुझे अपने हाथों से पकड़ ले, तो मैंने जल्दी से अपनी गन को उसके ऊपर साधा और जितनी तेज़ी से हो सकता था ट्रिगर को दबा दिया और उसके ऊपर गोलियों की बौछार करने लगा। लेकिन जब मैं उसके ऊपर गोलियां चला रहा था तो वो जो सर कटा आदमी वहाँ पर मौजूद था वो अचानक से गायब हो गया और वो आग भी बुझ गई। और वेंडिगो की इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी कि मेरे बस कान नहीं फटे। बाकी मत पूछें कि उस आवाज़ से मेरे दिल में कितना खौफ आया, लेकिन मैंने ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई। जब पूरी मैगज़ीन खाली हो गई और वहाँ पर बिल्कुल खामोशी छा गई तो मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो वेंडिगो ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं उसके बाजू से भी छोटा था। अब जब मैं उसकी बॉडी के करीब पहुंचा तो उसके पूरे जिस्म से खून निकल रहा था और उसका सांस नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसको हाथ लगाने लगा तो वो अचानक से उठ खड़ा हुआ कि जैसे वो मुझे ट्रिक कर रहा था और मेरे साथ यूं मरने की चाल चल रहा था। जैसे ही वो उठ खड़ा हुआ तो मैं भी फौरन से पीछे हो गया और दोबारा से उस तरफ को भागने लगा कि जिस तरफ से मैं जंगल के अंदर को आया था, और वो भी शोर मचाता हुआ और दरख्तों के अंदर टकराता हुआ मेरे पीछे भागने लगा। और अब मुझे दोबारा से वो हंसने और रोने की आवाज़ भी आने लगी थी, मानो कि वो सरकटा इंसान भी उसके पीछे मेरे पास आ रहा था। मैं जंगल में से जिग-जैग करता हुआ इधर उधर होता हुआ अपने सामान की तरफ जाने लगा। मुझे सामान उठाने की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन मैं सामान की तरफ इसलिए बढ़ रहा था ताकि वहाँ से आगे अपनी गाड़ी की तरफ जा सकूं। जैसे ही मैं अपने सामान की तरफ पहुँच गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वेंडिगो बस अब मेरे से कुछ फासले पर ही था। फिर मैं दोबारा से घने जंगल के अंदर से होता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, बस मेरे पास मेरी गन थी जिसमें अब गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने उसको भी साइड फेंका और अपनी बेल्ट के साथ से अपना पिस्टल उतारा और बस पीछे की तरफ गन करके गोलियां चलाने लगा और साथ भागता गया। अब मैं जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा मैंने अपनी जेब से जल्दी से चाबी निकाली और गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। लेकिन वेंडिगो बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास पहुंच चुका था। उसने अपने पाँव से, जो कि बिल्कुल किसी बकरे जैसे थे, मेरी गाड़ी के ऊपर रख दी और ज़ोर ज़ोर से मेरी गाड़ी को हिलाने लगा। मेरी गाड़ी की छत बिल्कुल पिचक चुकी थी और बिल्कुल नीचे आ चुकी थी। उसने थोड़ा और ज़ोर लगाया और मेरी गाड़ी की छत फाड़ डाली। मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया और जितना तेज़ी से हो सकता था उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी काफ़ी धीमी चल रही थी क्योंकि वेंडिगो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी जान मेरी हलक में आ चुकी थी। ये स्टेप कि जिसमें मैंने ये सोचा कि मैं इस वेंडिगो को मार के मीडिया को दिखाऊंगा, अब मेरी जान लेने वाला था। मेरे पास काफ़ी अच्छा मौका था दबे पांव चुपचाप उस जंगल से निकलने का, लेकिन मैंने खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी ऐसी चीज़ को चैलेंज करके, क्योंकि आज तक मेरा कभी भी ऐसी किसी चीज़ से पाला नहीं पड़ा था और मैं नहीं जानता था कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल हो सकती है। वेंडिगो जोर लगा कि मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था तो मेरे जहन में भी एक आइडिया आया। मैंने गाड़ी को रिवर्स में लगाया क्योंकि वेंडिगो तो पहले ही मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। तो रिवर्स लगाकर मैंने जैसे ही एक्सेलरेटर पर पाँव दिया तो गाड़ी उसके पाँव से निकल गई और फिर मैंने फ़ौरन से फर्स्ट गियर लगाया और गाड़ी को सीधा भगाने लगा। और उसके बाद मैंने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम ना की और जितनी तेज़ी से हो सकता था या पॉसिबली जितनी उस गाड़ी की स्पीड थी मैं उसको भगाने लगा। वो वेंडिगो भी रोड पर भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। उसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से वो मेरी गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं था। बेशक उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, लेकिन उसके स्टेप्स इतने बड़े थे
कि मैं गाड़ी से जितनी मर्जी स्पीड दे रहा था, लेकिन वो चीज़ मेरे से ज़्यादा दूर नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आया कि उस वेंडिगो को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो अचानक से चीखता हुआ वहीं पर रुक गया और उसने मेरी गाड़ी का पीछा करना भी छोड़ दिया। जंगल भी वहाँ पर ख़त्म हो चुका था और जो सरकटा आदमी उसके साथ भागा आ रहा था वो भी दोबारा से गायब हो चुका था। मैंने अपनी गाड़ी को वहीं रोका और पीछे की तरफ मुंह निकाल कर देखने लगा। वो वेंडिगो मुझे ऐसी गुस्से भरी आंखों से देख रहा था मानो कि वो मेरे घर ही रात को पहुंच जाएगा। लेकिन पता नहीं वो क्यों वहां पर रुक कर खड़ा हो गया था, ये चीज मैं नहीं जानता। 10 से 12 सेकंड उसको देखने के बाद मैंने दोबारा से गाड़ी को गियर लगाया और अपने घर की तरफ बढ़ाने लगा। उस दिन के बाद से मुझे यकीन हो गया कि ये वेंडिगो, गोटमैन्स, स्किन वॉकर और जितनी भी चीज़ लोग बताते हैं कि वो देख चुके हैं वो वाकई में होती हैं, क्योंकि आज मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हो चुका था। इसके बाद भी मैंने पैरानॉर्मल रिसर्च का काम नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया जो कि इस चीज़ पर यकीन करते थे। पहले मेरे साथ कोई भी इसीलिए काम नहीं करता था क्योंकि मैं ये रिसर्च सिर्फ इस चीज़ को झूठा साबित करने के लिए करता था। लेकिन अब जबकि मुझे भी इस चीज़ पर यकीन हो चुका था और जिन बंदों को मैंने अपने साथ मिलाया उनको जब मैंने अपने साथ हुआ ये वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे ये चीज़ें होती हैं, बस तुम नहीं मानते थे। और जब से फिर हमने अपनी टीम बनाई और उसके बाद हमने जितनी भी पैरानॉर्मल रिसर्चेस की हैं जहाँ पर लोग हमें बुलवाते थे, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ऐसे विक्टिम्स या ऐसे हादसे हमारे साथ हुए हैं जो कि आपको सुनकर ज़रूर मज़ा आएगा और मैं इन फ्यूचर शेयर भी करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और किस टाइप की स्टोरीज चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।